आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP401T बी फॉर्म 4 सेमेस्टर का आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, ठीक है। पहला आपका ये है BP401T आपका है। लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस सेमेस्टर का। इसके बाद से आप लोग जो मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसी सेमेस्टर में आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो ये लास्ट सेमेस्टर है। तो इस सब्जेक्ट में जो इस फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे, इसमें आपके 5 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, पहला और दूसरा यूनिट दोनों स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। उसमें पहले यूनिट में आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और दूसरे में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है। हेट्रोसाइक्लिक आपके लिए नया है। और देन लास्ट आपका यूनिट है जो रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस होते हैं। इसमें कुछ नेम रिएक्शंस, नॉन नेम रिएक्शंस है जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ये 5 आपके यूनिट हैं जो इस आपके BP401T में जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड है उसमें आपको ये 5 यूनिट पढ़ना है। इसमें से 2 यूनिट जो पहला आपका है स्टूडेंट आइसोमेरिज्म, नियर अबाउट आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े हैं। ये चीज़ें आपने जो आपका 11th-12th में पढ़े होंगे तो उसमें इस चीज़ें हल्की फुल्की आपने पढ़ी है। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ इतना जो टर्म्स आपके सामने आएंगे तो ऐसा नहीं कि आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, थोड़ा बहुत आप जानेंगे, उसकी जानते हैं पहले से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। जो पहला यूनिट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर, उसी का आगे का पोर्शन है ये, है ना। आइसोमेरिज्म प्रोसेस, आइसोमेरिज्म, आइसो मीन्स इक्वल, मेरोज पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे फिनोमेनन, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी इक्वल पार्ट्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। उस डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसे ही आइसोमर, उसी कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं और वहीं आपके फिनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो उसी का ये आपका है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो वर्ड है ना, सेम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये 3 वर्ड का बना है। स्टीरियो का मतलब होता है इन स्पेस या 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे होता है ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये प्लेन हो गया, बोर्ड आपका प्लेन में हो गया, इन प्लेन हो गया। ये एक्स एक्सिस में हो गया, ये वाई एक्सिस में हो गया, आगे तरफ जाए पीछे की तरफ जेड एक्सिस होता है। तो 3 डायमेंशन का मतलब ये होता है। तो इन स्पेस या 3 डायमेंशन, आइसो मतलब सेम, मेरोज मतलब पार्ट्स। तो सेम पार्ट्स हैं लेकिन उनके जो अरेंजमेंट है वो 3 डायमेंशन में क्या आपका डिफरेंट होता है। वही डेफिनेशन लिखें तो आइसोमर्स इन विच atoms are connected in the same order but differ from each other only in the way the atoms are arranged in space या oriented in space. They differ in 3-dimensional arrangement of groups or atom space. उन्हीं को बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर्स और ये फिनोमेनन को बोलते हैं स्टीरियोआइसोमरिज्म। एग्जांपल से समझिए, ज़्यादा आपको अच्छा आएगा, समझ में आएगा। जैसे एक पहला एग्जांपल है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथेन। जो आपका है इथेन नहीं मीथेन, एक ही कार्बन है तो मीथेन। तो कार्बन मीथेन मतलब एक कार्बन, इसमें देखिए कार्बन है, अप साइड में क्या है क्लोरीन है, राइट हैंड में क्या है ब्रोमीन है, डाउन में क्या है आयोडीन है, लेफ्ट में क्या है फ्लोरीन। लेकिन इस साइड में क्या है, अब जो फ्लोरीन राइट लेफ्ट हैंड साइड में अब कहाँ गया, एबव हो गया। जो क्लोरीन एबव था अब कहाँ गया, लेफ्ट हैंड साइड में। तो पोजीशंस इनके क्या हो गए, चेंज हो गए। लेकिन बॉन्डिंग इसी कार्बन के साथ यही चाह रहा है, कोई दूसरा ग्रुप अपना नहीं चेंज हुआ। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इसके साथ भी क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। लेकिन जो पोजीशंस हैं, जो उनकी आपके ओरिएंटेशंस है, वो आपका एक कंपाउंड में अबव द आपका है, आपका अबव द प्लेन है तो दूसरे में बिलो द प्लेन होगा। आपका टुवर्ड्स द आपके व्यूअर है तो एक में दूसरे में अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा। सेम चीज यहाँ भी देखिए, इससे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये आपका कंपाउंड है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो 1 आयोडो इथीन। आपका 2 कार्बन है तो इस कार्बन के साथ देखिए फ्लोरीन अबव है, डबल बॉन्ड के ऊपर है, यहाँ क्लोरीन नीचे है। इस कार्बन के साथ आपका ब्रोमीन डबल बॉन्ड के ऊपर है, आयोडीन नीचे है। अब यहाँ देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ क्लोरीन यहाँ डबल बॉन्ड के नीचे था, फ्लोरीन ऊपर हो गया। यहाँ फ्लोरीन जो ऊपर था फ्लोरीन नीचे होंगे। उसी तरह ये एक साइक्लिक कंपाउंड में देखिए अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। इस अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में मात्र एक जगह डिफरेंस आपको दिखेगा, इस कार्बन का। ये जो कार्बन है यहाँ देखिए OH क्या है, बिलो द प्लेन है, यहाँ OH क्या है, अबव द प्लेन है जी, अल्फा ग्लूकोज हो गया बीटा ग्लूकोज। तो किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब ऐसा अकर हो, किसी एक पोजीशन पर, किसी एक कार्बन पर आपका जो पोजीशंस होती है, फंक्शनल ग्रुप जो उसके कार्बन के साथ अटैच है, उस फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन, सिर्फ पोजीशन, बॉन्डिंग पैटर्न नहीं, पोजीशन, कभी अबव द प्लेन तो दूसरे मॉलिक्यूल में बिलो द प्लेन, कभी अगर राइट हैंड साइड में है तो दूसरे का मॉलिक्यूल में आपका लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसा जब हो तो वैसे ही आइसोमर्स को केमिकल फॉर्मूला क्या सेम है, इसका भी आपका क्या है सेम है सब कुछ। तो ऐसे ही कंपाउंड को जिनके आपके केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है नियर अबाउट, सिर्फ वो आपका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन क्या डिफरेंट होती है। तो
वैसे ही आइसोमर्स को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमेनन को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो ये इंट्रोडक्शन पोर्शन हो गया स्टीरियो आइसोमरिज्म का। अब इसमें देखेंगे कितने तरह के स्टीरियो आइसोमरिज्म होते हैं एग्जांपल के साथ। अब है क्लासिफिकेशन। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म बेसिकली दो क्लास में क्लासिफाई किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल फर्दर दो क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एंड कन्फर्मेशनल एंड मीन इन्वर्जन एंड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड रोटेशन आपका अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब कन्फर्मेशन, ये तीन चीज़ आपको पढ़ना है। एमीन इन्वर्जन नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं दिया है। पहले यूनिट में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिया है और फिर दूसरे यूनिट में आपका ज्योमेट्रिकल आपका कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म दिया है। ठीक है, तो पहले अब स्टार्ट करते हैं आपका जो पहला यूनिट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो होता है ऐसा स्टीरियो आइसोमरिज्म which arises due to different arrangement of atoms or groups around a carbon atom। जैसे एग्जांपल देखिए लैक्टिक एसिड, ठीक है, दोनों लैक्टिक एसिड है। इस लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3CHOH CH। सेम रहेगा इस C के साथ कार्बन के साथ क्या OH राइट हैंड साइड में और H लेफ्ट हैंड साइड में। इस आपका लैक्टिक एसिड में जो आपका OH वो लेफ्ट हैंड साइड में और H किधर है राइट हैंड साइड में। तो एक कार्बन की किसी भी कंपाउंड के ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसा आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमरिज्म जिसमें एक कार्बन के अराउंड एटलीस्ट दो ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो पोजीशन आपका चेंज होता है। उस चेंज होने के कारण जो आइसोमरिज्म अराइज होता है, जो आइसोमरिज्म आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म अराइज होता है, उसी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म को बोली जाती है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। उस प्रोसेस को उस फिनोमेनन को बोली जाती है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और ये दो जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा फिनोमेनन एग्जिस्ट करते हैं, उनको बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला जाता है। एग्जांपल जैसे यहाँ भी लिखिए, जो इसके पहले आपका अभी बताया था जो स्टीरियो आइसोमरिज्म के एग्जांपल में दिखाया था ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथिन। इसमें देखिए इसमें क्या क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन बाय राइट हैंड साइड में, आयोडीन नीचे है, फ्लोरीन आपके बगल में। लेकिन इसमें क्या होगा फ्लोरीन ऊपर, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप फ्लोरीन क्लोरीन आपका जहाँ अबव है क्लोरीन आपका राइट हैंड साइड में, तो पोजीशंस आपके चेंज हो जाता है। तो सिर्फ पोजीशंस चेंज हो रहे हैं, एक ही कार्बन के चारों तरफ पोजीशंस आपके चेंज हो रहे हैं। वैसे ही आपके कंपाउंड को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और इस फिनोमेनन को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोला जाता है। अब हम देखेंगे इसमें क्यों अराइज होता है, क्या चीज होती है, क्या रीजन है जिसके कारण ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अराइज होती है, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। जो आपका है ऑप्टिकल के जो पोलैरिमीटर है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पोलैरिमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जैसे कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली है कि नहीं है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए बस ऑप्टिकली में दो वर्ड अभी देखेंगे, डेक्सोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी। तो उसकी नेचर क्या है, डेक्सोरोटेटरी है कि लिवोरोटेटरी, उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोली जाती है पोलैरिमीटर। आपको बोला है समझ लिखे हैं, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट and measure optical isomerism in the compound। इसमें क्या क्या होता है, इस कंसिस्ट ऑफ आपका लाइट सोर्स, टू लेंसेज, पोलराइड या निकोल प्रिज्म बोलते हैं, a tube between two lenses to hold the substances being examined। ये यहाँ पर इसका डायग्राम होता है कि जैसे लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स ले लेंगे, इस लाइट सोर्स से आपका ऐसे लाइट निकला, आपका ऑर्डिनरी लाइट, ये पोलराइजर क्या होता है, पोलराइजर का मेन काम क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट को अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में, अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या होता है, जैसे आपका किसी भी ट्यूबलाइट से, बल्ब से जो लाइट निकल रही है जो चारों दिशाओं में निकल रहा है, ठीक है, आपका ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, अगल भी जाएगा, बगल भी जाएगा, ऑल डायरेक्शंस में जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज नाम से प्लेन, किसी एक लाइट, किसी एक बार में किसी एक प्लेन में ही आपका लाइट पास उस प्लेन में जाएगा, मतलब एक बार में एक्स एक्सिस में जाएगा, या एक बार में वाई एक्सिस में जाएगा, एक बार में जेड जाएगा, तो एक ही प्लेन में एक बार में जाएगा, ठीक है। तो आपका ये उसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो निकोल प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है जो ऑर्डिनरी लाइट को अनपोलराइज लाइट को कन्वर्ट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। ये भी 2 नंबर में कुछ पूछ देता कि व्हाट इज निकोल प्रिज्म, जब आपका पहला सेक्शन होता है 2 नंबर का, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज निकोल प्रिज्म, तो आपका आंसर वही आपका है निकोल प्रिज्म एन इंस्ट्रूमेंट पार्ट ऑफ द पोलरिमीटर। ये एक ऐसा प्रिज्म जो कन्वर्ट करता है अनपोलराइज लाइट को या ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। सैंपल ट्यूब है जिसमें हम जो भी सब्सटेंस जिसके बारे में पता करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, अगर है तो आपका डेक्स्ट्रो है कि लिवो है, उसके लिए सैंपल ट्यूब है। देन दूसरा एनालाइजर है जो कि रोटेट होती है, एंड लास्ट आपका ऑब्जर्वर है। ये
आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये चीज़ मिलके आपका ये पोलरीमीटर के ये पार्ट्स होते हैं, ये चीज़ मिलके आपका बनाते हैं पोलरीमीटर। होता क्या है, आपने सैंपल यहाँ रखा, लाइट यहाँ से निकला, ऑर्डिनरी लाइट आपका निकोल प्रिज्म है, उसको प्लेन एक प्लेन में कन्वर्ट किया, यहाँ से पास करेगा। जब यहाँ से पास करेगा तो उसके बाद जिस एंगल से ये अंदर इंटर किया उसी एंगल से अगर बाहर आएगा, उसके एंगल में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे कप सब्सटेंस को बोलते हैं कि दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि वो प्लेन आपका लाइट को रोटेट नहीं की। लेकिन जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो लाइट को रोटेट करते हैं। रोटेशन कैसा होता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कुछ ना कुछ डिग्री में वो चेंज करेंगे। तो डिग्री कैसे रहती है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहती है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहती है। तो उसी के बेसिस पर सब्सटेंस को नाम दिया जाता है आपका डेक्सो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। यही मैंने यहाँ लिखा है, when a solution of known concentration of an optically active material is placed in a polarimeter, then the beam of polarized light is rotated through a certain number of degrees. If this light is rotated by the compound towards clockwise direction, substance is called dextrorotatory. डेक्स्टर वर्ड से है जिसका मतलब होता है टू राइट, ये दोनों आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेवोरोटेटरी, ये आपका लैटिन वर्ड डेक्स्ट्रो डेक्स्टर से आपका डिराइव हुआ है, लीवो लीवर्स से। डेक्स्टर का मतलब टू द राइट, लीवर्स का मतलब टू द आपका लेफ्ट। तो अगर जब सैंपल यहाँ से निकला और सैंपल निकलने के बाद आपको दिखता है कि अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, तो उस ऐसे आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को बोलते हैं कि दीज आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी या प्लस। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा, उल्टे डायरेक्शन में रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा, तो वैसे ऑप्टिकली वो भी ऑप्टिकली रहेगा, तो लेकिन वैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को बोलेंगे कि दीज आर लीवोरोटेटरी आपका होता है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल स्मॉल से, स्मॉल एल या माइनस से। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये रोटेटरी जो फॉर्म होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो फॉर्म होते हैं, डिपेंडिंग इस आपको जब लाइट पास करेंगे तो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करेगा। अगर किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता, मतलब सैंपल आपने डाला, लाइट जिस एंगल से इंटर किया उसी एंगल से अगर बाहर निकलता है तो इसका मतलब सब्सटेंस क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रोटेट किया तो ऑप्टिकली एक्टिव, किधर रोटेट किया, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज तो लीवोरोटेटरी। डी एंड फॉर्म आपका होता है वही डेक्स्ट्रो डी लीवो एल या प्लस या माइनस, दोनों एक ही चीज आपका होता है। ये है आपका पोलरीमीटर और डेक्स्ट्रोरोटेटरी लीवोरोटेटरी। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछता है, जो पहला सेक्शन ये होता है वहाँ भी ये पूछता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें आपका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है और आपका क्या कंडीशंस हैं किसी भी कंपाउंड का। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके लिए क्या कंडीशंस वो फुलफिल करेगा, तब जाकर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये दो चीज़ को स्पेसिफिक रोटेशन, ये इस चीज़ को अभी हम स्पेसिफिक रोटेशन जो अभी पोलरीमीटर में हमने निकाला ना, ये आपका लाइट जो है किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, उसके थ्रू जब आप लाइट को पास करते हैं तो लाइट को कुछ डिग्री से वो क्या करता है, रोटेट करता है, इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो कितने डिग्री से वो रोटेट करता है उसी को कैलकुलेट करने के लिए ये आपका फॉर्मूला है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। So it is the number of degree of rotation caused by a solution of 1 gram of the compound per ml of solution in a sample tube जिसकी लेंथ 1 डेसीमीटर लॉन्ग एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो आप लाइट को पास करेंगे स्पेसिफिक उसका वेवलेंथ होगा। जो सैंपल ट्यूब होता है उसकी आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 1 डेसीमीटर आपका होना चाहिए। उसमें जब हम 1 ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम पर ml सोल्यूशन इसकी कंसंट्रेशन से जब हम कंपाउंड को रखेंगे, सब्सटेंस को उसमें रखेंगे, फिर उसका देखेंगे कि वो अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो कितना वो डिग्री तक रोटेट कर रहा है। जैसे अभी उसमें आपका स्पेसिफिक रोटेशन में जब मैंने आपको एक एग्जांपल लिख के दिया था कि 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 इथेनॉल का आपका इतना है, तो उसकी कितनी जो वैल्यू मैंने लिखी थी तो वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसी वैल्यू को निकालने के लिए स्पेसिफिक रोटेशन आपका। तो आपका फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन इज टू ऑब्जर्व रोटेशन अल्फा इन डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाथ लेंथ डेसीमीटर में इनटू कंसंट्रेशन इन ग्राम पर एमएल। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरफ लोगों से कंसंट्रेशन ऑफ एल, टी फॉर आपका जो हो गया टेम्परेचर इन आपका डिग्री सेल्सियस, अल्फा हो गया वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड आपका जो रोटेशन होगा डिवाइडेड बाय एल इनटू सी। एल जो होता है आपका लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब जिसमें से आपका कंपाउंड रखा जाता है, और सी हो गया उस कंपाउंड का कंसंट्रेशन क्या इन ग्राम पर एमएल। तो इसके बाद से जो आंसर आपका आएगा वहीं उस कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछती है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, द डिग्री ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इनकाउंटर्ड बाय लाइट along its path। जितना आपका
जो डिग्री ऑफ रोटेशन इस सब के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना कंसंट्रेशन के ऊपर, जितना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा उतना कम होगा, लेंथ होगा, और आपका क्या नाम है टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर रख रहे हैं, किस वेवलेंथ का लाइट आप यूज कर रहे हैं फॉर द आपको उसके थ्रू पास करने के लिए, इन चारों पांचों कंडीशंस पर किसी भी का आपका कंपाउंड की ऑप्टिकल आइसोमर्स है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड करती है। उसमें मैंने एग्जांपल जैसे लिखा है स्पेसिफिक रोटेशन 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल जो होता है प्लस 5.75 डिग्री आपका होता है। ये आंसर इसका स्पेसिफिक रोटेशन का जो निकाला जाता है, ठीक है। तो यही है स्पेसिफिक रोटेशन आपका। अब है कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कोई भी कंपाउंड ऐसा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, उसके लिए कंडीशंस, दो कंडीशंस है, दोनों कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक करेगा दोनों में से कोई एक करे, नहीं, दोनों करेगा तभी वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। दोनों में से एक भी अगर नहीं करेगा तो आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, ठीक। तो पहला कंडीशन क्या है, फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म द कंपाउंड मस्ट पोजेस एटलीस्ट वन कायरल या एसिमेट्रिक सेंटर। मतलब जो कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा उसमें कम से कम एक कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, ये सेंटर। कायरल कार्बन क्या होता है, वो कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जब कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट, चारों एटम्स ग्रुप आपको डिफरेंट होते हैं, तो वैसे ही कार्बन को बोली जाती है कायरल कार्बन। तो कंपाउंड में एटलीस्ट कम से कम एक कार्बन आपका कायरल होना चाहिए, पहला कंडीशन से। दूसरा है फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मॉलिक्यूल मस्ट नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपका भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होती है। कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका सिमेट्री एंड फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल के आपको बना के डालूंगा। लेकिन इतना समझिए कि कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। दो में से एक भी अगर एब्सेंट रहा, जैसे कायरल कार्बन है लेकिन आपका एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है प्रेजेंट, तो दोनों अगर आपका है, आपका क्या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए लेकिन प्रेजेंट है, तो कायरल कार्बन होते हुए कंपाउंड आपका क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका। ये दो कंडीशंस आपके फुलफिल करेंगे तभी आपका कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही आपका है, पढ़िए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेफर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ और अच्छा चाहिए, कुछ और टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसको बना के दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, डिटेल आपके उसके लिए जो नोट्स है उसके लिए मेरा बुक आपका है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्ञान पब्लिकेशंस की है, इसको रेफर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसे के आगे जो कैरेंटिक क्या होता है, नेस्टोमरिज्म, डायस्टोमरिज्म, स्टेरोमरिज्म, मेसोमर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक पढ़ते रहिए।